हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग एक बार फिर से जो समाजशास्त्रीय विचारक हैं और उनसे संबंधित सामाजिक स्तरीकरण से जो रिलेटेड कथन हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ सामाजिक स्तरीकरण से जो डायरेक्टली समाजशास्त्रीय विचारकों के संबंधित कथन हैं सिर्फ उसी के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, बल्कि ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में जो सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित विभिन्न विचारकों के दूसरे कैटेगराइजेशन रहे हैं, क्लासिफिकेशंस रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन लोगों ने बताई है। तो इसको हम लोग किस तरीके से कथन के फॉर्म में समझ सकते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जाता है। तो जो एग्ज़ाम में एमसीक्यू फॉर्म में विभिन्न क्वेश्चंस को कथन के फॉर्म में किस तरीके से पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का हम लोग पहला कथन देखेंगे। सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूह अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। तो इसमें अगर हम की टर्म की बात करें तो इसमें एकदम क्लियरली दिया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण जो है उन स्थायी और श्रेणियों में विभाजन है जो कि श्रेष्ठता और अधीनता के संबंधों में संबद्ध होते हैं, और ये कथन जिस पर्ट का है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। तो यहाँ पे जो की टर्म की यदि बात करें तो बहुत ही सिंपल है। उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन की बात की यहाँ जाती है। तो क्षैतिज विभाजन यहाँ पे की टर्म है और ये कथन रेमंड मूरे का है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो ये नॉर्मल सी बात है कि कुछ व्यक्तियों की तुलना में एक कैटेगरी मान लेते हैं, दूसरे जो व्यक्ति हैं तो कुछ की उच्च स्थिति होगी, तो उच्च स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं उनके कंपेयर में दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनकी स्थिति निम्न होगी। तो की टर्म में आप लोग अंतःक्रिया, विभेदीकरण और उच्च स्थिति की कंपैरिजन की बात की गई है। तो ये कथन सदरलैंड और वुडवर्ड का है। ओके, अगला कथन देखते हैं। किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊपर और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर की टर्म की बात करें तो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था है और उसमें हम देखें कि व्यक्तियों का ऊपर और नीचे दोनों क्रम विन्यास हमें देखने को मिलता है। इस जो विभाजन होता है इसी को स्तरीकरण कहते हैं और ये टालकट पार्सन्स ने कहा है। ओके, अगला कथन देखते हैं। वह प्रक्रिया है, सामाजिक स्तरीकरण की बात हो रही है कि सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़ी बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करें कि जो स्तरीकरण होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा व्यक्तियों या कोई ग्रुप्स हो सकते हैं जो कि थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो की टर्म है ये स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के आप लोग की टर्म रख सकते हैं और इसी को स्तरीकरण आगमन एवं निम्नकाप ने कहा है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्नताओं का पोषण करते हैं जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णतया समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे विभेदीकरण की बात कर रहे हैं तो जब हम अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देते हैं, उनको बांट देते हैं, तो ये विभेदीकरण की प्रोसेस में आ जाता है। इसमें अगर हम की टर्म की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं विभेदीकरण से
अर्थ जो है वो उस प्रोसेस से है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है वो विभिन्नताओं का पोषण करते हैं, विभिन्न कैटेगरियों में बांट दिया जाता है और जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णतया समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। तो ये आप लोगों की की टर्म है और ये जो है कथन लम्ले का है। अगला कथन देखते हैं। स्तरीकरण एक वैयक्तिक प्रक्रिया है जबकि विभेदीकरण जो होता है वो अवैयक्तिक होता है। तो स्तरीकरण जो है वो एक वैयक्तिक प्रक्रिया है, अर्थात पर्सनल लेवल पे हम इसको समझ सकते हैं, जबकि विभेदीकरण जो होता है वो अवैयक्तिक होता है यानी इम्पर्सनल होता है, यानी ये सभी के लिए एक कॉमन सा सोसाइटी में हमें बांटने में दिखाई देता है और ये कथन जो है वो ओल्सन का है। तो वैयक्तिक और अवैयक्तिक की टर्म आप लोग याद रखिएगा। अगला कथन देखते हैं। समाजों का वर्गों अथवा स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान बनता है, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है। तो जो समाज होते हैं इनका वर्गों स्तरों में विभाजन जिससे कि प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान बनता है, एक हायरार्की बनती है, एक स्ट्रेटा बनता है और सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व होता है। तो ये इसमें की टर्म जो आप लोग देखेंगे वो प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान देख सकते हैं, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व हो सकता है और ये कथन बॉटोमोर का है। अगला कथन हम लोग देखते हैं। व्यक्ति का या व्यक्ति की प्रस्थिति निर्धारित करने वाले 6 कारक जो स्तरीकरण को भी तय करते हैं वे हैं नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता तथा शक्ति। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि इस फॉर्म में भी हो सकता है कि आप लोगों को कथन पूछ दिया जाए। ये एक स्तरीकरण को निर्धारित करने वाले या परिस्थिति को निर्धारित करने वाले 6 कारक हैं जिनकी बात किस विचारक ने की है। यदि आप लोगों को पता रहेगा तो ये कथन जो है वो आप लोग समझ जाएंगे कि ये किसके द्वारा कहा गया है या किससे संबंधित है। तो इसमें जो 6 कारक बताए गए हैं ये आप लोग याद रखिएगा और ये टालकट पार्सन्स के द्वारा कैटेगराइज किया गया था। ओके, स्तरीकरण के आधार आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक हैं। तो ऐसा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि यह किसका मत है या किसके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का जो आधार है वो आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हिंट खुद लगाइए और अगर आर्थिक कारक की बात सिर्फ आएगी तो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। तो आई थिंक कि आप लोगों को जो हिंट है वो मिल चुका है। आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक की बात कौन करता है? तो ये जो है मैक्स वेबर और सोरोकिन ने की है। ओके, अगला कथन हम लोग देखते हैं कि मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रमुख स्वरूप जो हैं, जो कि दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग हैं। तो ये 4 जो मुख्य स्वरूप हमें दिखाई देता है किसमें? सामाजिक स्तरीकरण के मानव इतिहास में, मतलब अब तक का जो मानव इतिहास रहा है इसमें ये प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के 4 प्रमुख स्वरूप जो हैं, जिसमें दास प्रथा, जागीरें, जाति और सामाजिक वर्ग यानी स्टेप बाय स्टेप चेंजेस दिखाई देते हैं। और ये किसने बांटा है? तो ये भी कथन के फॉर्म में पूछा जा सकता है और ये बॉटोमोर ने कहा है। ओके, अगला कथन है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनके एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग होता है जिनके एक दिए हुए समाज में, यानी एक स्पेसिफिक सोसाइटी की बात हो रही है, अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है। उसी को हम एक सोशल क्लास या फिर सामाजिक वर्ग कहते हैं और ये कथन ऑगबर्न का है। अगला कथन हम लोग समझेंगे। एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के अनुसार दूसरों से पृथक किया जा सके।
तो यहाँ पे आप लोगों को सामाजिक वर्ग की दूसरी एक अलग तरीके की आगमन से डिफरेंट परिभाषा देखने को मिल रही है। और इसमें कहा जा रहा है कि ये समुदाय का वह भाग होता है जो सामाजिक स्थिति के अनुसार दूसरों से पृथक किया जा सके। अलग अलग जब सोशल क्लास बनते हैं तो उसी के कारण हमें सामाजिक स्तरीकरण या सामाजिक परिस्थिति हमको देखने को मिलती है। और ये कथन मैकाइवर एवं पेज का है। अगला कथन हम लोग देखेंगे, इसको मैंने कथन के फॉर्म में लिखा है, आप लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। किसने वर्गों के निर्धारण के 7 आधारों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही अपने आप में एक क्वेश्चन हो जाता है कि किसने वर्गों के निर्धारण के 7 आधारों का उल्लेख किया है। यदि आप लोगों को ये पता है तो आप लोगों को आंसर पता रहेगा। अब ये 7 आधार कौन है ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला संपत्ति, धन और आय हो गया। नेक्स्ट परिवार एवं नातेदारी। तीसरा निवास की स्थिति। चौथा निवास स्थान की अवधि। और पांचवा है कि व्यवसाय की प्रकृति, यहाँ पे की पे बड़ी की मात्रा रहेगी। छठा शिक्षा और सातवां धर्म। तो इन सातों जो आधार हैं जिससे कि हम सामाजिक वर्ग का निर्धारण करते हैं, ये बात आखिर में किस विचारक ने की है। तो ये सातों पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है और ये भी याद रखना है कि 7 निर्धारण के आधार बताए गए हैं और ये कथन वेरी स्ट्रीट का रहा है या ये विचार वेरी स्ट्रीट का रहा है। ओके, समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। यहाँ पे समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। इस कथन से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो कथन है एक फंक्शनलिज्म दृष्टिकोण को दिखाता है, एक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को दिखाता है। और आप लोगों को पता है कि सामाजिक स्तरीकरण में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण किंग्सले डेविस ने दिया था। ओके, अगला कथन हम लोग देखेंगे, स्तरीकरण के लिए शक्ति जो है महत्वपूर्ण है। तो अगर इसको पूछ दिया जाए कि किसने कहा है कि स्तरीकरण के लिए शक्ति महत्वपूर्ण है या स्तरीकरण के लिए शक्ति महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को द पावर इलीट नामक बुक यदि आप लोगों को याद हो तो आई थिंक कि उसमें भी इलीट की बात की गई है, पावर इलीट की बात की गई है और ये जो है सी राइट मिल से संबंधित है। ओके, आज का आखिरी कथन हम लोग देखेंगे, संपत्ति व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति है उसको निर्धारण करने के लिए जो संपत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये विचार जो है टालकट पार्सन्स का है। तो दोस्तों, हम लोग सिर्फ जो सामाजिक स्तरीकरण है इससे संबंधित सिर्फ कथन ही नहीं डिस्कस किए बल्कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने फैक्ट थे उन सबको हम लोग एक कथन के फॉर्म में डिस्कस किए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछने के कई तरीके होते हैं, बस ये है कि हमें उसका मेन आंसर जो है वो पता होना चाहिए। तो इसीलिए आज का जो कथन वाला पोर्शन था इसमें मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से या कथन को इस तरीके से मैंने तैयार किया था कि इस तरीके से भी कथन पूछा जाए यदि तो आप लोग इसको इजीली करेक्ट वे में अटेम्प्ट कर सकें। आप लोगों से ये मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी कथन वाला पोर्शन है उसका एक सेपरेट नोट आप लोग बनाइए। एक ही नोटबुक में एक साइड में कम से कम आप लोगों को इतना पता है कि 400 से 500 जो कथन होते हैं वो कम से कम होते ही हैं। तो उसको कितने पेजेस में हम उसको लिख सकते हैं उतना पेज एटलीस्ट आप लोग कैटेगराइज कर लीजिए और उसमें जो विचारक हैं और जो कथन है अलग अलग, जैसे कि सामाजिक वर्ग हुआ, हम लोग ऑलरेडी सामाजिक गतिशीलता पे, संस्कृति पे, इन सब टॉपिक्स पे कथन का पोर्शन जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
तो आप लोग नोट्स यदि बना लेंगे और उनमें की टर्म क्या है उसको आप लोग ज़रूर लिखा करिए। तो इससे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसमें आप लोगों का एक ये कहें कि कलेक्शन जो है वो काफ़ी कुछ इनरिच हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। अभी इस बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, लगभग हमें लगता है कि 5-6 डेज़ का गैप हो गया। तो थोड़ी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों को मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, कोल्ड हो गया था। तो इसके लिए फिर वो बार बार खांसी भी आती है और इस तरीके से तबीयत ठीक नहीं लगती है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है लेक्चर बनाने में। तो आज फिर भी मैं ट्राई की क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया था। तो आई होप कि अभी हम लोग इस पे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।